हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर, ठीक है ना। और दोस्तों को जैसा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की श्रृंखला शुरू की हुई है और उसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख इतिहासकार कह सकते हैं या मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला एक व्यक्ति अल-बरूनी और उसकी प्रसिद्ध किताबुल हिंद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका जो टाइटल हम लोगों ने रखा है अल-बरूनी का भारत, यानी कि हम अल-बरूनी के नजरिए से भारत को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस समय जिस समय अल-बरूनी यहाँ आया था उस समय का भारत कैसा था, भारत की स्थिति कैसी थी, भारत में व्यवस्था कैसी थी। इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपकी क्लास होने वाली है। विशेषकर जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिनका हिस्ट्री की तरफ रुझान है और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो अल्टीमेट है, क्योंकि अल-बरूनी का भारत पर अपने आप में एक टिप्पणी का क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक अल-बरूनी का भारत एक विशेष दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका एक विशेष पर्पज है कि आप लोग सिर्फ पढ़िए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि भारत के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत को समझ सकें। यह टॉपिक ऐसा नहीं है कि अल-बरूनी ने बता दिया इसको हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बात यह है कि एक विदेशी शासक, एक विदेशी व्यक्ति भारत में आते हैं और भारत में आकर के भारत के बारे में कुछ लिखते हैं। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, हमें दोनों को जानने का मौका मिलता है। उनके नजरिए से भी फिर हम अपने माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कहा वो सही था या नहीं था। दोनों चीजें हमको देखनी है, क्योंकि हमें केवल एक व्यक्ति या किसी भी एक अप्रोच पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कि जो अप्रोच या जो कहा जाए कि जो अवधारणा है वो हो सकता है कि वन साइडेड हो। इसलिए कहा जाता है कि उजाले की पहचान अंधेरे से है और समझ लीजिए धर्म की पहचान अधर्म से है, सत्य की पहचान झूठ से होती है। उसी तरीके से हमें किसी भी बात के दोनों पहलू हमको समझने होते हैं कि आखिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। वही हमको हमारा जो ज्ञान है वो विशाल करेगा, समृद्ध करेगा, क्योंकि आपको दोनों पहलू पता होंगे और यही पहलू एक IAS अधिकारी बनने का पहला लक्षण होता है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के दोनों पहलू नहीं पता तब तक आप उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे सकते। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, यू आर नॉट द कॉमन मैन, यू आर अबव द कॉमन मैन। ओके, तो बस ध्यान रखिएगा, उसी दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे दो चीजों के बारे में। अल-बरूनी का भारत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अल-बरूनी का सामान्य परिचय क्या है, अल-बरूनी कहाँ का था, क्या करता था, क्यों आया था भारत में, उसने कौन कौन सी किताब लिखी थी, या उसके संबंध में और विशेष जो जानकारी है उनके बारे में। फिर बात करेंगे किताबुल हिंद, जिसे हम कहते हैं तहकीक ए हिंद। ध्यान रखना, यानी कि हिंद के बारे में जो तहकीकात की गई है, जो पड़ताल की गई है, उसके बारे में लिखी हुई किताब उसकी। इस पर दोनों पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आप देखेंगे अल-बरूनी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं अबू रेहान कहते हैं। क्या कहते हैं? अबू रेहान कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन नाम तो है इसका अबू रेहान बिन मोहम्मद अहमद अल-बरूनी। ध्यान रखिएगा, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी, यह उसका पूरा नाम है। आप लिख दीजिए, मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। ध्यान रखिएगा, यह इसका पूरा नाम है।
इसका जन्म जो है, ध्यान रखिएगा, जो जानकारी मिलती है 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में, जिसे आज हम उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक पहला पॉइंट। तो एक पॉइंट ये हो गया कि जन्म कहां हुआ है? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान में। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान अपने समय का, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा विद्वान हम कह सकते हैं। मतलब मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं तो इसका मतलब है हम और आप उसकी रेंज में नहीं है। ध्यान रखना, हम लोगों से कहीं ज्यादा है वो। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उसको कई सारी भाषाएं आती हैं। भाषाओं में देखिएगा, उसकी मूल भाषा जो है अरबी तो है ही है, अरबी के अलावा सीरिया भाषा भी जानता है, सीरियन भाषा, ठीक है ना, यूनानी भाषा जानता है। ध्यान रखना, अरबी है, सीरियन है, यूनानी है, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है, वह संस्कृत भाषा भी जानता है। यस, 4 भाषाओं का विशेष तौर पर विद्वान है। और ध्यान रखिएगा, जब वह भारत आया और भारत के बारे में उसने जाना, देखा, तो उसके अंदर यह ललक पैदा हुई कि वह भारतीय ग्रंथों, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति के बारे में जाने, भारतीय ग्रंथों के बारे में जाने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, ध्यान रखना, वह किसी से कही सुनी बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वह विज्ञान का एक बहुत बड़ा विद्वान भी है। और जो विज्ञान का विद्वान होता है ना, वो कानों से कच्चा नहीं होता, बल्कि वो आंखों से देखना पसंद करता है, दिमाग से देखना पसंद करता है। ध्यान रखना, इसलिए कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि उसने उन ग्रंथों का अध्ययन करने की योजना बनाई जिनमें ये सारी बातें लिखी हैं। और उन ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए वो किसी पर निर्भर भी नहीं है कि तुम मुझे पढ़ के सुना दो, नहीं, उसने खुद, सोचिएगा, संस्कृत सीखी थी, यहां पर सीखी थी। किस लिए? जिससे कि भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर सके, वह जान सके कि भारतीय ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, और जो समाज में लोग जो बोलते हैं, देश में जो लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। और दूसरा, उसने भारत की प्रसिद्धि बहुत सुन रखी थी, भारतीय ज्योतिष के बारे में, भारतीय विज्ञान के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जो सुन रखा था, उसको वो जब पढ़ के जानना चाहता था कि कैसा है और कैसा नहीं है। और सोचिए, उसके बाद उसने भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर उसके बाद अपनी किताब लिखी, किताबुल हिंद, और उसमें उन सब चीजों के बारे में क्रम से इसने सारी चीजों की चर्चा की। इसलिए मैंने संस्कृत के बारे में हल्की सी चर्चा करके उसके डायमेंशन को क्लियर करने की कोशिश की है कि उसके डायमेंशन कैसे हैं और क्या है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये तो चलो 4 भाषाओं का विद्वान है, सबसे बड़ी चीज और भी देखिएगा, भाषाओं के अलावा उसके विषयों पर पकड़ देखिएगा, किन किन विषयों का विद्वान है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मैंने कहा कि वह हम और आपसे बिल्कुल ऊपर है, बहुत ऊपर है। एक नमूना देख रहे होंगे आप लोग, ये नमूना उसके बनाए हुए चित्र का है। और सोचिए कि यह नमूना चित्र किसका है दोस्तों? ये ग्रहण का है, चंद्रमा की अवस्थाओं का है। ध्यान रखिएगा, सूर्य, वो चंद्रमा जिस तरीके से घूमता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में। इसका मतलब है वो किन किन चीजों का विद्वान है। ध्यान रखिएगा, वह खगोल शास्त्र का विद्वान है। ध्यान रखना, खगोल शास्त्र का, वह ज्योतिष का विद्वान है। ध्यान रखना, वह गणित का विद्वान है, वह रसायन शास्त्र का विद्वान है, ठीक है ना। सोचिएगा,
रसायन शास्त्र का भी विद्वान है, वो चिकित्सा शास्त्र का विद्वान है, वह साहित्य और दर्शन का भी विद्वान है, साहित्य और दर्शन, इन सभी विषयों का वो विशेषज्ञ है। भाषाओं को तो जानता ही है, इन सारी चीजों के बारे में उसकी गहरी पकड़ है, बहुत गहरी। समझिएगा, ये खास बात है। ओके एवरीबॉडी, समझिएगा। तो ये बात समझिएगा कि उसने अपनी किताबों पर, अपनी किताब में इन सब चीजों के बारे में चर्चा की है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यहीं पर देख लीजिएगा कि अलबरूनी ने, कहा जाता है कि लगभग 146 किताबें लिखी थी। केवल एक किताबें नहीं लिखी, एक किताब किताबुल हिंद नहीं लिखी है, 146 किताबें लिखी थी। सोचना, 146, जिनमें से 35 खगोल शास्त्र की हैं। ध्यान रखना, किसकी? खगोल विज्ञान की, खगोल शास्त्र की 35 किताबें हैं। 23 किताबें उसने ज्योतिष पर लिखी हैं। ओके, 23 किताबें उसने ज्योतिष पर लिखी हैं और लगभग 15 किताबें उसने गणित पर लिखी हैं। गणित पर 15 किताबें। हम लोग इतना पढ़ लें यही बहुत है, लिखने की तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि उसने लगभग 16 पुस्तकें साहित्य पर लिखी थी। साहित्य पर लिखी। और खास बात क्या है, ये सभी किताबें उसने लिखी अरबी में ही है, अरबी भाषा में। भाषाएं तो उसको और भी आती हैं, लेकिन उसने जब लिखने की बात आई तो उसने ये सब लिखी। इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, वो उसने भारत में आकर, ध्यान रखना, 1030 ईस्वी में आकर 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद की रचना की। किसकी? किताब उल हिंद की उसने यहां पर रचना की थी। ओके, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं एक दो पुस्तकों के नाम आपको लिख करके दिखा सकता हूं। अन्य पुस्तकों के जो नाम हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे अल कानून अल मसूद एक किताब है उसकी, अल कानून अल मसूद। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में कहीं पर भी पूछ लिया जाए, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना। अल नजूम, अल नजूम। ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रहा हूं इसकी ये बात, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, किताबुल हिंद किसने लिखी है वो अब तक सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है। ठीक है ना, सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है। बात आती है कि इसके अलावा अब क्या, कौन, इसके अलावा और क्या है, तो नेचुरल सी बात है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अल नजूम है, किताबुल तफहीम है, किताब उल तफहीम है। ध्यान रखना, ये उसकी अन्य किताबें हैं, लेकिन हमारे पर्पज से सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? किताब उल हिंद। अब बात आती है कि भारत में आया किसके साथ। ध्यान रखना, भारत में आकर के ऐसे घूमने फिरने नहीं आ गया दोस्तों। वो आप लोग सोच रहे हो कि वो घूमने फिरने आ गया, ऐसा नहीं है। उसके पास इतना टाइम नहीं था इन सब चीजों के लिए। ठीक है ना। वो आया था महमूद गजनवी के साथ। एक तरीके से ये मान के चलिए कि कभी अबू रेहान यानी अलबरूनी को कुछ लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, उसके ख्वारिज्म पर, जहां का ये रहने वाला था ख्वारिज्म, ठीक है ना, वहां पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करने के बाद इसको बंदी बना लिया गया और महमूद गजनवी के पास लाया गया। वहां पर इस पर नजर पड़ गई तो उसने अपने साथ ही इसको रख लिया कि विद्वान आदमी है, चलो इसको अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें इसने की हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसने और क्या क्या किया है। इसने, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा
हम लोग किताबुल हिंद पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा उसने बताया क्या? ये किताबें लिख दी, इससे कैसे पता चले कि वह विद्वान है? ध्यान रखना, इससे कैसे पता चलेगा वो विद्वान है? ध्यान रखिएगा, उसने जब खगोल शास्त्र पर अपना चर्चा की, खगोल शास्त्र पर, तो इसने बताया कि चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? चंद्रमा की कलाओं के बारे में। अब कहोगे चंद्रमा की कलाएं क्या हैं? चंद्रमा की कलाएं का मतलब उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं कि परवा, दौज, तीज, चौथ, पूर्णिमा, अमावस्या के बीच में उसकी कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, उनके बारे में चर्चा दी की है। जो आप लोगों ने देखा है ये रहा। ये सोचिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा जो है किस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में घूमता है, उनके बारे में उसने बताया कि उसकी स्टेज कैसी कैसी बनती है। यानी कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है, यह है सूरज की रोशनी, तो यहां पर सोचिए इधर इधर चंद्रमा चमकता, पीछे अंधेरा रहता है। इस तरीके से उसने अलग अलग स्टेज बना करके बताने की कोशिश की चंद्रमा के बारे में। ध्यान रखिएगा, और जैसी जैसी स्टेज दिखती है वैसे ही चंद्रमा हमको दिखाई देता है। अब ये उस समय के हिसाब से है, सोचिए उसने अपने स्तर पर ये सब बनाने की कोशिश की। आप और हम तो आज भी विश्वास ना करें कि चंद्रमा कैसा है, उसके पीछे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, हम कहां पर हैं, कैसे हैं। हमारे और आपकी दृष्टिकोण जो है ना अभी बहुत सीमित है, क्योंकि हम उतना सोचे ही नहीं है। हम जो भी जानते हैं ना वो किसी दूसरे के माध्यम से पढ़ाया हुआ ही जानते हैं। अपने स्तर पे तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या है और कैसे है। यस, समझिएगा। इसलिए मैंने कहा कि वो हम लोगों से बहुत परे है, हमारे तुम्हारे। बात समझना, ओके। चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया, इसने आपके ग्रहण के बारे में बताया, ग्रहण की जानकारी दी है। ध्यान रखना, इसने आपकी 12 राशियों की जानकारी दी है, 12 राशियों की चर्चा की है, ठीक है ना। और इन राशियों का, ग्रह नक्षत्रों का, ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताया है। राशियों का जीवन पर प्रभाव की भी चर्चा की है। सोचिएगा, हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी उसने चर्चा की हुई है। सोचना, एवरीबॉडी क्लियर है? ठीक है ना। ये है। इसके अलावा उसने और क्या बताया? उसने बताया दिन, माह और वर्ष की गणना के बारे में, गणना के बारे में, इन सब के बारे में उसने चर्चा की है। बात समझ गए? इनके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा उसने सोचिए रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी दी। ये किताबुल हिंद की बात नहीं कर रहा हूं, ये किताबुल हिंद के अलावा जो चीजें हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके अलावा उसने पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में जानकारी दी, यानी कि पृथ्वी का व्यास कैसे है, पृथ्वी की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या का उसने फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया कि क्या कैसे इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी ने एक चीज और भी बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। इसने कहा था कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, यह भी इसने बताया था। ऐसा नहीं कि पहली बार बताया, लेकिन इसको जानकारी है। समझिएगा, मैं इस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि यह बात भारतीय लोग जानते थे या नहीं जानते थे, सोचना, लेकिन इसको इतनी जानकारी है, यह समझने की जरूरत है। इसने बताया कि प्रकाश की गति, समझिएगा, ध्वनि की गति से ज्यादा होती है। यह प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, यह बात इसने की है। तो इसने कितनी बातों के बारे में बताया? इसने खगोल शास्त्र के बारे में, इसने रसायन शास्त्र के बारे में, पृथ्वी की त्रिज्या के फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना। इसने बताया प्रकाश की गति आपकी ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसने बताया खगोल शास्त्र में चंद्रमा की विभिन्न स्थितियां क्या क्या होती हैं,
ग्रहण के बारे में जानकारी दी इसने, 12 राशियों की चर्चा की और बताया कि हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, दिन महीने वर्ष इनकी गणना कैसे की जाती है, इनके बारे में भी जानकारी दी है। अब आपको लग रहा होगा कि यह अलबरूनी एक विदेशी व्यक्ति है, एक मुस्लिम है या एक वैज्ञानिक है। बस यही तो सोचना था, यही तो आपको बताना था एवरीबॉडी। तो सोचिए कि इसने किन किन चीजों के बारे में जानकारी दी है। यस, क्लियर है? ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर तरीके से जो पढ़ना है ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जितनी देर मस्ती करनी है उतनी देर मस्ती कीजिए, फुल मस्ती कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़िए। जिंदगी में जब सीरियस होना है तो अच्छे से सीरियस होकर के जो लक्ष्य पाना है वो पाइए, और जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक एंजॉय भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ एंजॉय लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हिसाब से। हर व्यक्ति एंजॉय करता है, आप मैं सब करते हैं और करना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है आप किस समय करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो ये समय कैसा है दोस्तों? ये समय है अपने भविष्य को बनाने का भी। 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एंजॉय कीजिए, बाकी टाइम सीरियस होकर के पढ़ाई कर लीजिए, चुपचाप सिलेक्शन लीजिए और निकलिए यहां से, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को लगता है कि 2024 निकालना है तो ये हमारा जो बैच है 11 तारीख से P2I बैच लॉन्च हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। P2I टारगेटेड बैच है 2024 के लिए, ठीक है ना। तीनों लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, जिसको जैसे करना करिए। और मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पर डे आपकी क्लास होगी, ध्यान रखना। और इसमें फीस जो है 70,000 थी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं MK लाइव कोड इस्तेमाल करके 29,999 रुपए में हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? और इसमें जो आपके लिए रणनीति है वो हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये अंतिम बैच हो आपका P2I का। फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए हो सकते हैं, लेकिन 2024 के लिए मे बी के लास्ट बैच हो, क्योंकि उसके बाद टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए 4 स्टेज की रणनीति बनाई है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। फर्स्ट स्टेज जनवरी से पहले कंप्लीट फाउंडेशन तैयार करना, ठीक ना। सेकंड स्टेज जनवरी से मई तक पूरा प्रीलिम्स तैयार करना, प्रीलिम्स पर फोकस करना। थर्ड स्टेज आपका मई से लेकर सितंबर तक पूरा मेंस, और मेंस में आपके लिए क्या है? मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, ध्यान रखना, जिसमें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपको हम दिल्ली अपने सेंटर पर बुलाएंगे, अपने यहाँ 4 महीने आपको रखेंगे, जिसका खर्चा आप लोगों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। रहने खाने की व्यवस्था जब यहीं पर होगी, आपको सिर्फ आना है अपनी किताबें कॉपी लेकर के, बस। बाकी टीचर से लेकर के, मेंटर से लेकर, फैकल्टी से लेकर सब आपके साथ यहीं पर होंगे। दिन रात आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, दिन रात आपके साथ मेहनत करेंगे, और उद्देश्य सिर्फ एक, आपका रिजल्ट, बस ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रखना। और इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और उसके बाद सीधा सीधा हम जाएंगे मेंस के तुरंत बाद इंटरव्यू की तैयारी पर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बस अक्टूबर से लग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मेंटरशिप, लेक्चर के नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ये सब आपको मिलता है। मात्र उसके लिए आपको करना क्या है? MK लाइव कोड इस्तेमाल करके आपको फीस पड़ेगी मात्र 29,999 रुपए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं किताबुल हिंद के बारे में। मैंने कहा था कि अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और भारत आने के बाद उसने भारत के बारे में जानने के लिए यहां पर संस्कृत के ग्रंथ सीखे, संस्कृत भाषा पढ़ी, उन ग्रंथों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जो अपना अनुभव निकाला उसके आधार पर उसने किताब लिखी, ठीक है ना। उसके आधार पर यहीं पर वो बताता है कि भारत के लोग, इस किताब में भी लिखता है और बताता है कि भारत के लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। अब क्यों कहता है वो मैं बताऊंगा। इसका मतलब हो गया, किताबुल हिंद में हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे 3-4 चीजों के बारे में।
एक बात करेंगे उसने भारतीय समाज के बारे में क्या कहा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसने भारतीय विज्ञान के बारे में क्या कहा, उसने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा। विज्ञान में देखा जाए तो खगोल शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ध्यान रखना, गणित के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उसने क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है। रसायन शास्त्र के बारे में, इन सब के बारे में उसने चर्चा की है, ध्यान रखना। ओके, इन सब के बारे में, और एक एक करके हम इन सब चीजों को जानने की कोशिश भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि किताबुल हिंद जो उसने लिखी, ध्यान रखिएगा, यह अरबी भाषा में है। किसमें है? अरबी भाषा में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है ये किताब जो है लगभग 80 अध्याय में लिखी गई है, 80 अध्याय में, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें जो जानकारी है वो किस किस चीज की है, ये तो चर्चा है ही है। इन सब चीजों के अलावा भी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में उसने चर्चा की है, इन सब के साथ साथ ध्यान रखना, इन सब के साथ साथ अन्य चीजें भी हैं। वो जानकारी देता है इसमें धर्म की, वो जानकारी देता है यहां के दर्शन की, ध्यान रखना, वो जानकारी देता है यहां की चिकित्सा के बारे में, वो जानकारी देता है यहां पर आपके मूर्ति कला के बारे में, ध्यान रखिएगा, मूर्ति कला के बारे में। यहां पर वो जानकारी देता है आपके सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में, रीति रिवाज प्लस हम कह सकते हैं खगोल के बारे में, ज्योतिष के बारे में, गणित के बारे में, रस के बारे में, संस्कृत के बारे में, वो संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में वो जानकारी यहां पर देता है, इन सब के बारे में देता है। अब सोचिए कि हम अगर इसके बारे में एक एक चीज के बारे में विस्तृत व्याख्या करने बैठ गए तो 3 दिन लगेंगे हमको, 4-4 घंटे क्लास कंप्लीट करने में, यानी 18-20 घंटे में जाकर के हमारी अलबरूनी की किताबुल हिंद डिटेल में तैयार होगी, लेकिन उतना हमारे एग्जाम में आना नहीं है, तो क्यों करना है ऐसा? ओके, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीजों के बारे में उसने जानकारी दी है, और ये एक तरीके से उसने अरबी भाषा में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से लिखी हुई किताब है। ये तो फोटो तो उसमें अलग से ऐसे ही एडिट किया गया है, लेकिन किताब यही है, इस तरह की जो लिखी हुई है इसकी। एवरीबॉडी क्लियर? अब देखिए इसके बाद किताबुल हिंद, वो सबसे पहले बात करता है भारत के हिंदुओं के बारे में या उनके समाज के बारे में। अब कहोगे ऐसा क्यों? पहली चर्चा वो यहीं पर करता है, और आप लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा। चर्चा क्यों करता है? वो कहता है कि भारत के लोग, खासकर हिंदू लोग, मुस्लिमों से घृणा करते हैं, घृणा करते हैं। अब आप लोगों के अंदर ये विचार आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो भारतीय हिंदुओं की बुराई कर रहा है। बस यहीं से फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यही चीज है। वो बताता है कि हिंदू लोग मुसलमानों से घृणा क्यों करते हैं, इसको भी तो पढ़िए ना। वो कहता है कि इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो विदेशी लोगों ने किए। वो केवल मुसलमानों से घृणा नहीं करते। वो कहता है कि हिंदू लोग केवल मुसलमानों से नहीं बल्कि विदेशियों से घृणा करते हैं। विदेशियों से क्यों? क्योंकि ये सब कौन है? ये सब लोग हैं आक्रमणकारी। ये सब कौन हैं? वो खुद कहता है लुटेरे।
और ये आकर के भारतीय लोगों को लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति लूटते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, जहां जिसको मौका मिलता वैसा लूटते हैं। इसकी वजह से ये विदेशियों से घृणा करते हैं। अब चूंकि विदेशी काफी समय से नहीं आए, जो भी आए हैं वो मुस्लिम आए हैं, और मुस्लिम लोगों ने इस क्षेत्र में अपना कब्जा कर रखा है, खासकर पंजाब के इलाके में, सारे क्षेत्र के इलाके में। पंजाब इधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखेंगे तो सिंध विंध के क्षेत्र में मुसलमान काफी बस गए हैं, इसलिए ये लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। ध्यान रखना, ये कहता है कि भारतीय लोग अपना ज्ञान साझा नहीं करते। ध्यान रखिएगा, अपना ज्ञान साझा नहीं करते। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आक्रमणकारी हैं, इनके साथ क्या ज्ञान साझा करना? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ज्ञान ये लेकर के और अब और ज्यादा महान विद्वान बन जाए या और ज्यादा बढ़ जाए। ये वो कहता है कि आक्रमणकारी हैं, लुटेरे हैं, इनसे आपसी संबंध नहीं है, इसलिए वो उनके साथ किसी भी प्रकार का ज्ञान साझा नहीं करना पसंद करते। बड़ी मुश्किल से इसको संस्कृत सीखने का मौका मिला। कुछ लोगों ने इसको संस्कृत सिखाई, फिर उसने ग्रंथ पढ़े, उनके साथ चर्चा की, वार्तालाप किया, उसके बाद हुआ सारा। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से ज्ञान साझा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका भय, उनकी घृणा, ठीक है ना। लेकिन वो यहीं पर कहता है ज्ञान साझा न करने से क्या हो रहा है, इसकी वजह से उनका ज्ञान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि ये केवल ज्ञान साझा मुसलमानों से ही नहीं करते, बल्कि अपने समाज के निम्न वर्ग के लोगों से भी नहीं करते, दूसरों से भी नहीं करते हैं। ध्यान रखना, उसने वो कहता है कि यहां पर जो ब्राह्मण हैं, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण बहुत विद्वान हैं। वो कहता है क्या है, ब्राह्मण बहुत विद्वान हैं, पूजनीय हैं। वो इनको मानता है कि पूजनीय है, क्योंकि इनको नॉलेज है, ज्ञान है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन वो कहता है कि ये भी कैसे होते जा रहे हैं, ये कूप मंडूक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को साझा नहीं कर रहे। किससे? ये आपस में अपने समाज के लोगों से भी नहीं कर रहे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल ब्राह्मण तक ही जा रहा है, बाकी किसी के साथ ये ज्ञान साझा नहीं हो रहा। इसलिए दिन प्रतिदिन इनका ज्ञान कम होता चला जा रहा है, और ये मानते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े विद्वान हैं। वो कहता है कि हाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज्ञान धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आज देखा जाए दोस्तों तो क्या कंडीशन है, हमारे ग्रंथों में जो विज्ञान ज्ञान विज्ञान लिखा हुआ था, आज कितने लोग जानते हैं उसके बारे में, कितने लोग समझते हैं, और कितने लोग पढ़ना पसंद करते हैं। ISPCs के लिए 2 किताबें एक्स्ट्रा बता दो तो आप लोग रोने लगते हैं, सर ये भी पढ़नी पड़ेगी, सर पढ़ना है क्या, आपके नोट्स से काम नहीं चलेगा। मतलब हम पढ़ लें और हम पूरा पूरा लिखवा दें, बता दें, बस आपको कुछ ना करना पड़े, ऐसा है क्या? सोचिए, जितना ज्यादा डिजिटल दुनिया आती जाएगी, मोबाइल फोन आते जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जाएगी, आपका दिमाग उतना कमजोर होता चला जाएगा। हमारी निर्भरता मशीनों पर बढ़ती चली जाएगी, दिमाग की क्षमताएं खत्म हो जाएंगी। समझना, ठीक है ना? एवरीबॉडी क्लियर है? वो ये कह रहा है, ठीक। यहीं पर वो कहता है, वो कहता है हिंदू और मुस्लिम धर्म, वो कहता है हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग हैं। वो कहता है एक दूसरे से कैसे हैं, बिल्कुल अलग हैं। ओके, कभी भी ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते, बिल्कुल एक दूसरे अलग हैं, इसलिए कभी भी मिल नहीं सकते। और सही बात है, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए मुस्लिमों से पहले, वो भारतीय संस्कृति में ही रच बस गए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपना लिया। लेकिन मुस्लिम आए और मुस्लिम कभी भी भारतीय संस्कृति में रचे बसे नहीं, उन्होंने अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अलग बनाए रखी। बेशक उन्होंने इसे अपना घर बना लिया, अपना देश बना लिया,
अपनी जमीन बना ली, अपनी भूमि बना ली, अपनी मातृभूमि बना ली। ध्यान रखना, लेकिन संस्कृति और धर्म के मामले में वो भारतीय संस्कृति में नहीं ढले। अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव लाए, लेकिन उसको पूरी तरह से भारत में मर्ज नहीं किया। जैसा कि इंडो ग्रीक्स, शक, कुषाण, पहलव जितने भी आए वो सब यहां पर आकर के इसी संस्कृति का एक हिस्सा बन गए। और आज हम सब लोग बने हुए हैं, भारतीय बने हुए हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता शक कौन है, शक कौन है, कुषाण कौन है, इंडो ग्रीक्स कौन है, पहलव कौन है, पार्थियन कौन है, पता नहीं चलता है। लेकिन मुस्लिम कौन है ये पता चलता है। बात समझे नहीं? इसलिए हमारी नजर मुसलमानों पर, मुसलमानों की नजर हम पर रहती है, और ये टकराहट होती है, और ये दो संस्कृतियों की टकराहट है। ये बस अल-बरूनी कह गया है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके अलावा और देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपका भारत के बारे में अब क्या क्या कहता है। देखिए, खगोल शास्त्र के बारे में वो खगोल शास्त्र के बारे में कहता है। ध्यान रखना, वो बताता है कि भारत पहले कभी एक विशाल सागर का हिस्सा हुआ करता था। खगोल शास्त्र कह लीजिए, भूगर्भ शास्त्र कह लीजिए। वो कहता है कि भारत पहले किसी विशाल सागर का हिस्सा था। हिस्सा था। अब ये क्या है, इसकी भूमि जो है उठ गई, ऊपर उठ गई, और ये क्या बन गया, भारत बन गया, बना। क्यों? तैथिस सागर और ये सब क्या थे, हिमालय की जगह पे क्या था पहले? सोचिएगा, हिमालय की जगह पर पहाड़ी ही तो, वो समुद्र ही तो था। वो जमीन ऊपर उठती चली गई, हिमालय बनता चला गया, और भारत भूमि ऊपर उठ के आ गई। क्यों? ऐसा ही कुछ हुआ था कि ना? ठीक है ना, भूखंड के रूप में होगा। वो यहां पर भारत के भूगोल के बारे में जानकारी देता है, वो यहां की नदियों की जानकारी देता है, यहां के शहरों के बारे में जानकारी देता है, नदियों के बारे में, शहरों के बारे में बताता है। ठीक है ना, वो यहाँ के, सोचिएगा, भारत के संदर्भ में 10 दिशाओं की जानकारी देता है कि यहाँ के लोग 10 दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, 10 दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, वो बताता है। ठीक है ना, ये समझिएगा। वो यहां पर यूनानी ज्योतिष की तुलना भारतीय ज्योतिष से करता है। यूनानी ज्योतिष की तुलना किससे करता है? भारतीय ज्योतिष से करता है। यस, वो एक काम और करता है, और वो है यहां पर महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद। महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? देखिए, एक अनुवाद करता है योग सूत्र का, पतंजलि का योग सूत्र है, योग सूत्र का अनुवाद करता है। ठीक है ना, वो बराह मिहिर की किताब का अनुवाद करता है, वराह मिहिर की पुस्तक, इसका अनुवाद करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करता है। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, वह मत्स्य पुराण पढ़ता है। ठीक है ना, बृहत संहिता को पढ़ता है। ध्यान रखना, बृहत संहिता है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, इन सब का अध्ययन करता है। इन सब का उसने क्या किया है? अध्ययन किया, पढ़ा, जाना, और उसके बाद में फिर इन सब के बारे में अपनी किताब में लिखा, यहां से जो सीखा उसने। ठीक है ना, रसायन विज्ञान के बारे में कहता है कि यहाँ के लोग रसायन विज्ञान को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि रसायन विज्ञान से हम सोना बना लें, जो कि वो कहता है कि यह संभव नहीं है और यह व्यवहारिक भी नहीं है।
ध्यान रखिएगा। वो सोचिए किसके बारे में बता रहा है? वो बता रहा है कि भारत के लोग रसायन विज्ञान के माध्यम से सोना बनाने की कोशिश करते हैं और कहता है कि यह कैसा है? व्यवहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है। संभव वाली बात नहीं है, बात कहता है कि वो व्यवहारिक नहीं है। हाँ, रसायन विज्ञान का प्रयोग भारत के लोग, ध्यान रखना, इसका प्रयोग भारत के लोग अपने चिकित्सा में बड़े स्तर पर करते हैं और यहां पर इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है, यह बताता है। ठीक है ना? इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के संदर्भ में ही यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए। वो आपकी सोचिए चरक संहिता की जानकारी देता है। किसकी? चरक संहिता की जानकारी देता है। ये रहा, इस तरीके से वो चरक संहिता की जानकारी देता है। वो रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी देता है कि भारत के लोग सोना बनाने का प्रयास करते हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है। भारत के लोग रसायन विज्ञान का उपयोग चिकित्सा के लिए करते हैं, औषधि के लिए करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है और ये संभव भी है और ये होना भी चाहिए। तो इस तरीके से वो इन सब चीजों के बारे में, भारत के बारे में जानकारी देता है, भारतीय समाज के बारे में जानकारी देता है, भारतीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, भारत के भूगोल के बारे में जानकारी देता है। ठीक ना? यहाँ की रूढ़िवादिताओं से लेकर के हर एक चीज के बारे में जानकारी देता है। ओके दोस्तों, तो ये है अलबरूनी का भारत और इसको आप लोगों को इस तरीके से समझना चाहिए। दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक अलबरूनी का वास्तविक परिचय और दूसरा अलबरूनी का भारत के बारे में उसने क्या क्या कहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया, अगर वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है तो इसका तात्पर्य यह था कि भारत में इन सब चीजों का विकास था, यानी कि मध्यकाल से पहले प्राचीन काल में भारत विज्ञान में बहुत आगे था, इसमें कोई शक नहीं है। विज्ञान में बहुत आगे था, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान है वो खत्म होता चला गया, कम होता चला गया, क्योंकि हम लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज, क्यों खत्म होता चला गया? क्योंकि भारत में संस्कृत भाषा जो है उसको लोगों ने कम सीखना शुरू किया और मुगलों के समय में, मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि मुगलों के समय में फारसी भाषा का प्रचलन बढ़ा, तो हिंदू हो या मुस्लिम, इन सभी लोगों ने फारसी भाषा को ज्यादा पढ़ना शुरू किया और अपनी जो मातृभाषा है उसको उन्होंने त्याग दिया या कम कर दिया। या कह लीजिए कि हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है जिसने इस व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था, जिसकी यह जिम्मेदारी थी कि इसको और ज्यादा फैलाए और ज्यादा प्रसारित करे, हो सकता है कि वो अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को उतना ज्ञान वो नहीं दे पाए या आने वाली पीढ़ी उतने ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाई। कारण कोई भी रहे हो, धीरे धीरे हमारे वेद पुराणों और तमाम तरह के ग्रंथों में जो विज्ञान है, जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमने खो दिया है। और अलबरूनी इस चीज की पूरी चर्चा करता है कि वास्तव में भारतीयों के पास ज्ञान था, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब है, हमको यह गर्व करने वाली बात है कि प्राचीन काल हमारा वास्तव में विज्ञान का काल था। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, मध्यकाल में खो दिया और आधुनिक काल में आकर के फिर से उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम सोचिए, चंद्रमा को, मिशन टू मून, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिएगा, दुनिया में सबसे कम पैसे में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके जा रहे हैं। मंगल पर हम पहली बार में पहुंचा ही चुके हैं। सीधा आगे आगे देखो होता है क्या। मिशन 02 क्या, इसरो, यही कंसेप्ट है ना? यस। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।